Hello, my dear friends. How is life? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल अबिलिटी को बताने के लिए, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए या ऑब्लिगेशन को बताने के लिए, मोरल ऑब्लिगेशन को बताने के लिए होता है। यानी कि संभावना को बताने के लिए, क्षमता को बताने के लिए, दायित्व यानी जिम्मेवारी या नैतिक दायित्व, नैतिक जिम्मेवारी इत्यादि को बताने के लिए होता है। तो दोस्तों, इन बातों को बताने के लिए क्या हमको सिर्फ मॉडल वर्ब्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं बी के साथ बने हुए एक्सप्रेशंस या बी के साथ जुड़े हुए एक्सप्रेशंस, जिनको यूज़ करके हम इन्हीं सारी बातों को बता सकते हैं। यानी पॉसिबिलिटी को बता सकते हैं या ऑब्लिगेशन को बता सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इनका इस्तेमाल हमको क्यों करना चाहिए? हमको इसलिए इनका इस्तेमाल करना चाहिए कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें कुछ मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको अपनी बात कहनी ही है, उस मॉडल वर्ब की जो मीनिंग है वो मीनिंग यूज़ करनी ही है सेंटेंस में, तो आप इन एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करके उस बात को कह सकते हैं। और चूंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं डेली लाइफ की इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में, इसलिए इनको सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ ऐसे ही एक्सप्रेशन सीखेंगे जो मॉडल वर्ब्स की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। ये बी से बने हुए एक्सप्रेशंस हैं और ये बहुत ही यूज़फुल क्लास है आपके लिए। आपको ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देख के इन सारे एक्सप्रेशंस को ठीक से सीख लेना चाहिए। आज जो टॉपिक है दोस्तों हमारा वो है मॉडल एक्सप्रेशंस विद बी, बी से जुड़े हुए या बी से बने हुए मॉडल एक्सप्रेशंस। अच्छा दोस्तों, इनको एक एक करके समझते हैं पहले कि ये कितने हैं और इनकी क्या मीनिंग है, सेंटेंस में इनको कैसे यूज़ करेंगे। पहला है दोस्तों बी प्लस अबाउट टू। अच्छा, इसकी मीनिंग बताने के पहले या यूज़ बताने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बी जो वर्ब है, बी अपने रूपों में भी इस्तेमाल होता है। बी का अपना एक ओरिजिनल रूप है बी। तो बी सेंटेंस में जब एग्जाम्पल बनाएंगे तो सिर्फ बी की तरह ही इस्तेमाल हो सकता है। नहीं तो प्रेजेंट में बी के तीन रूप हैं, एम इज आर, तो वो या तो एम इज आर की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। और पास्ट में बी के दो रूप हैं, वॉज एंड वर, तो वो वॉज एंड वर की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर आपको बी का इस्तेमाल करना है तो आप बी को बी की तरह, बी को एम इज आर की तरह या बी को वॉज एंड वर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको मीनिंग बताता हूं। तो दोस्तों, इसकी मीनिंग है बी प्लस अबाउट टू की, टू रिफर टू थिंग्स, ऐसी बातों के बारे में बताने के लिए बी प्लस अबाउट टू का इस्तेमाल होता है। कैसी बातों को बताने के लिए? उसके पहले आपको एक प्रोनाउंसिएशन का वर्ड बता दूं। ये दोस्तों REFER, और इसको हम अक्सर पढ़ लेते हैं रेफर। दोस्तों, इसको रेफर नहीं पढ़ना है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है रिफर, रिफर। तो हमको इसको वैसे ही पढ़ना चाहिए, मैं इसको वैसे ही पढ़ूंगा। तो ये दोस्तों टू रिफर टू थिंग्स, ऐसी बातों को बताने के लिए, विच आर, जो है अरेंज्ड और डेस्टिन्ड टू हैपन, जिनको अरेंज किया गया है होने के लिए, या जो डेस्टिन्ड है, जिनके नियति में ऐसा होना लिखा है, ऐसी बातों को बताने के लिए। वेरी सून आफ्टर द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी मैं आपको थोड़ा आसान शब्दों में बताता हूँ। अगर कोई भी ऐसी घटना है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं और हमारे बोलने के तुरंत बाद वो घटना होने वाली है, क्यों होने वाली है? क्योंकि या तो उसको अरेंज किया गया है होने के लिए या वो डेस्टिन्ड है होने के लिए। तो ऐसी बातों को बताने के लिए बी प्लस अबाउट टू का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर अभी भी ठीक से आपकी समझ में नहीं आया तो मैं आपको और भी साधारण शब्दों में बताता हूँ। जैसे हमारे बोलने के तुरंत बाद नियर फ्यूचर में अगर कोई काम होने ही वाला है, जैसे हम बोलते हैं ना, ट्रेन बस खुलने ही वाली है, बारिश बस होने ही वाली है। अच्छा, ट्रेन अगर आप कह रहे हैं कि खुलने ही वाली है तो आपको पता होगा कि ट्रेन ने तीसरी सीटी दे दी और ट्रेन टाइम टेबल से चलती है तो बस खुलने ही वाली है, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। या आप घर से बाहर निकले, आपने देखा बारिश, थोड़ी बूंदें गिर रही हैं पानी की, काले बादल घिरे हुए हैं, तो आपको पता है कि अब बारिश ऐसा डेस्टिन्ड है, तो हो करके रहेगा, ये नियति है कि ये बारिश अभी हो करके रहेगी। या ट्रेन, उसका टाइम टेबल से चलती है ट्रेन, तो अरेंज है टाइम, ट्रेन चल के रहेगी, आपको मालूम है। तो आप समझ गए, नियर फ्यूचर में अगर इस तरह की कोई बात है जो बस होने ही वाली है, उसको बताने के लिए हमको बी प्लस अबाउट टू का इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, वही ट्रेन वाला एग्जाम्पल लिखा मैंने, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव। कोई किसी से कह रहा है ट्रेन बस खुलने ही वाली है, अब तुम नीचे उतर जाओ, ट्रेन बस खुलने ही वाली है। कोई किसी को छोड़ने के लिए आया था शायद, तो उससे ये बात कही जा रही है। अच्छा दोस्तों, इस सेंटेंस में आप जस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है बी प्लस अबाउट टू, इसमें जस्ट का भी इस्तेमाल करेंगे, जस्ट अबाउट टू ऐसे भी यूज कर सकते हैं। जस्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है स्पोकन इंग्लिश में इसी एक्सप्रेशन के साथ, और अपनी बात पर जोर देने के लिए कि खुलने ही वाली है तो जस्ट का यूज़ कर दिया, तो आप जस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द ट्रेन इज जस्ट अबाउट टू लीव,
मीनिंग सेम ही निकलती है लगभग। द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, द ट्रेन इज जस्ट अबाउट टू लीव। तो दोनों ही तरीकों से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये था दोस्तों पहला एक्सप्रेशन। अब हम सीखेंगे दूसरा एक्सप्रेशन जो कि है बी प्लस एबल टू। अब बी प्लस एबल टू को कब कब यूज करना है। अच्छा दोस्तों, इस पहले एग्जाम्पल में द ट्रेन इज अबाउट टू लीव में बी का जो रूप है इज, वो हमने इस्तेमाल किया। ये है दोस्तों बी प्लस एबल टू, और ये इट रिफर्स टू अबिलिटीज, किसी की जो क्षमताएं हैं या अबिलिटी जो क्षमता है उसको बताने के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो दोस्तों आपके मन में आ सकती है एक बात कि जब क्षमता को बताने के लिए कैन वर्ड है ही, तो हमको ये वाला क्यों यूज़ करना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं या टर्म्स हैं जो इसलिए बनाए गए थे क्योंकि पहले उनके लिए पहले जो वर्ड था उस वर्ड से सारे सेंटेंसेस नहीं बन सकते थे। जैसे कैन हो सकता है हर तरह के सेंटेंस में इस्तेमाल ना हो सके, तो इसीलिए हम अपनी बात को कह सकें, इसीलिए बी प्लस एबल टू आया होगा एग्जिस्टेंस में, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो दोस्तों कैसे, एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि बी प्लस एबल टू क्षमता को कैसे बताता है। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर, कोई किसी से कह रहा है आई माइट नॉट बी एबल टू डू इट, कि मैं इस काम को शायद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है। हर आदमी अपनी क्षमता को जानता है, अपनी कमजोरियों को, अपनी स्ट्रेंथ्स को जानता है, वीकनेसेस को और स्ट्रेंथ्स को। तो कोई कह रहा है कि आई माइट नॉट बी एबल टू डू इट। ठीक है, उसने बोल दी बात ये। अच्छा, क्या इस सेंटेंस में हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस है आई माइट नॉट बी एबल टू डू इट, बी एबल टू को हटा दें अगर, ये जो एक्सप्रेशन है, और अगर इसकी जगह पर कैन का इस्तेमाल करें तो ये सेंटेंस होगा आई माइट नॉट कैन डू इट। तो ये सेंटेंस तो नहीं बनेगा, नहीं बन सकता। जैसे दूसरा एग्जांपल आपको देता है, जैसे मान लेते कोई क्वेश्चन है, किसी से कोई पूछ रहा है विल यू बी एबल टू डू इट, क्या आप इस काम को कर पाएंगे। वहां पर अगर हम बी एबल टू को हटा दें तो सेंटेंस बनेगा विल यू कैन डू इट। ऐसे सेंटेंस नहीं बन सकते ना। इसीलिए इन एक्सप्रेशंस का आविष्कार हुआ कि जहां पर कैन का इस्तेमाल नहीं हो सकता है क्षमता को बताने के लिए, और हमको कैन का इस्तेमाल वहां करना है, तो इसीलिए हम इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके अपनी बात को कह सकते हैं। अब आप समझ गए अच्छी तरह से कि ये क्यों एक्सप्रेशन हमारे लिए यूजफुल है। तो दोस्तों एग्जाम्पल है आई माइट नॉट बी एबल टू डू इट, किसी ने अपनी बात कही, तो क्षमता को बताने के लिए बी प्लस एबल टू का इस्तेमाल होगा। उसके बाद दोस्तों है नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सप्रेशन, और वो है बी प्लस बाउंड टू। बी प्लस बाउंड टू का इस्तेमाल हमको कब करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, उसके भी पहले ये जो एग्जाम्पल आपको बताया मैंने, इसमें बी अपने ओरिजिनल फॉर्म बी ही की तरह इस्तेमाल हुआ। पहले एग्जाम्पल में द ट्रेन इज अबाउट टू लीव में बी का फॉर्म इज इस्तेमाल हुआ। दूसरे एग्जाम्पल में आई माइट नॉट बी एबल टू डू इट में बी अपने ओरिजिनल फॉर्म बी की तरह इस्तेमाल हुआ। और हम देखते हैं कि बाकी के सेंटेंसेस में बी का कौन सा रूप इस्तेमाल होता है, एम इज आर या वॉज वर या बी खुद ही। तो दोस्तों बी प्लस बाउंड टू का मीनिंग होता है टू बी वेरी सर्टन टू, जब आप एकदम निश्चित हैं कि पक्का ये काम होगा ही, हो करके रहेगा, तो हमको बी प्लस बाउंड टू का इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। एग्जाम्पल है दोस्तों, कोई किसी बात के बारे में बता रहा है, इट वॉज बाउंड टू हैपन, ये तो होना ही था। अब किसी ने ये बात कैसे कही, क्योंकि उसको पता था उस बात की, जो बात हुई है उस बात की बैकग्राउंड उसको पता होगी, जिसने उस काम को किया उस आदमी के बारे में वो जानता होगा, तो वो कह रहा है इट वॉज बाउंड टू हैपन, ये तो होना ही था। इस सेंटेंस में दोस्तों बी का जो फॉर्म है वॉज, वो हमने इस्तेमाल किया। आप देख रहे हैं सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको ये डिसाइड करना है कि बी का कौन सा रूप, बी, एम, इज, आर या वॉज या वर हमको इस्तेमाल करना है। तो इट वॉज बाउंड टू हैपन, ये तो होना ही था। अच्छा, अगर इसी बात को आप इज का, बी का रूप इज इस्तेमाल करना चाहते हो, अगर ऐसा आपको कहना है कि ये तो होगा ही, ये तो होकर के ही रहेगा, तो इसी सेंटेंस को हम बोल सकते हैं इट इज बाउंड टू हैपन। तो इट इज बाउंड टू हैपन, इट वॉज बाउंड टू हैपन, ऐसा कहें तो इट वॉज बाउंड टू हैपन, ये तो होना ही था। एक और एग्जाम्पल है दोस्तों, और वो है ही वॉज बाउंड टू लूज। कोई इंसान किसी मैच या किसी टूर्नामेंट को हार गया, तो कोई कह रहा है वो उसको तो हारना ही था। अब जो ये बात कह रहा है उस आदमी को हारने वाले की जो एबिलिटी है, क्षमता है, उसके बारे में पता होगा, और कि उस बात की बैकग्राउंड मालूम होगी कि उस आदमी के अंदर जीतने की संभावनाएं हैं कि नहीं। तो इसीलिए वो कह रहा है कि ये तो होना ही था, बारिश तो होनी ही थी, तूफान तो आना ही था, लड़ाई तो होनी ही थी। जब आपको बिल्कुल पक्का पता है कि ये होकर के रहेगा या होना ही था, तो आपको इस वाले एक्सप्रेशन का बी प्लस बाउंड टू का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला जो एक्सप्रेशन है दोस्तों वो है बी प्लस ड्यू टू। इसको हमको कब इस्तेमाल करना चाहिए, इसको हम तब यूज़ करेंगे, इसकी मीनिंग मैं आपको बता दूं, मैंने लिखी यहाँ पर, ये है इट रिफर्स टू, ये बताता है किस बात के बारे में, टू थिंग्स, ऐसी चीज़ों के बारे में जो विच आर फिक्स्ड, जो फिक्स्ड है, जो होनी है, और डेस्टिन टू हैपन,
या जिनको होना ही, जिनकी नियति में होना लिखा ही है। कैसे एग्जाम्पल समझते तब क्लियर होगा। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, किसी इंसान के लिए कहा जा रहा है कि ही इज ड्यू टू रिटायर सून, वो जल्दी ही रिटायर होने वाला है। अच्छा, ये अब किसी की अगर रिटायरमेंट की डेट आ गई है तो वो तो रिटायर होके रहेगा ना, वही बात कही जा रही है। इट रिफर्स टू थिंग्स विच आर फिक्स्ड है। रिटायरमेंट की डेट फिक्स होती है लोगों की। जिस दिन से सर्विस शुरू हुई उसके बाद जितनी भी उम्र है उसके बाद जो रिटायरमेंट की जो डेट होती है वो फिक्स होती है। तो अगर कोई इस प्रकार, आप समझ गए कैसे कहाँ यूज़ करेंगे, तो अगर कोई फिक्स्ड है या डेस्टिन्ड है, अब रिटायरमेंट की एज है तो वो तो डेस्टिन्ड है, आदमी रिटायर होकर के ही रहेगा उस दिन, तो उसको कोई इस बात को कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसी बातों को बताने के लिए बी प्लस ड्यू टू का हमको इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोग अगर आने ही वाले हैं, पहुंचने ही वाले, आपको मालूम है कि वो एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं, टैक्सी में भी बैठ चुके हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं, तो आप बोल सकते हैं दे आर ड्यू टू अराइव एनी टाइम सून। वो बस किसी भी समय बस पहुंचने ही वाले हैं। तो अगर कोई चीज़ फिक्स्ड है या कोई चीज़ डेस्टिन्ड है, हो करके रहेगी, तो आप उसको बताने के लिए बी प्लस ड्यू टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों बी प्लस लाइकली टू। इसका इस्तेमाल हमको कब करना चाहिए? इसका इस्तेमाल हमको तब करना चाहिए, और इसकी मीनिंग मैंने लिखी, मैं आपको बता दूं। इट मीन्स दैट समथिंग इज प्रॉबेबल। अगर किसी चीज़ के होने की संभावना है तो संभावना को बताने के लिए हमको बी प्लस लाइकली टू का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आप घर से बाहर निकले और आपने देखा कि आसमान में बादल घिरे हुए हैं और आपको लगता है कि बारिश होगी, ऐसी संभावना आपको नजर आती है, तो आप बोल सकते हैं इट इज़ लाइकली टू रेन, कि बारिश होने की संभावना है। इट इज़ लाइकली टू रेन। तो संभावना को बताने के लिए, प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए, यहाँ लिखा हुआ है प्रोबेबल कि संभावित है, तो प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए बी प्लस लाइकली टू का इस्तेमाल करना है। एक और एग्जाम्पल है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ही इज लाइकली टू कम टुडे। किसी के आने की संभावना है। अच्छा दोस्तों, ये संभावना है, इसमें पक्का नहीं है, संभावना है, इस बात को हमको याद रखना चाहिए। ही इज लाइकली टू कम टुडे, उसके आज आने की संभावना है। तो दोस्तों आपने देखा ये कितने यूजफुल एक्सप्रेशन हैं बी के। इनको अगर आप ठीक से सीख लें और इनको सेंटेंस में यूज़ करना सीख लें तो आप इंग्लिश बोलने के एक कदम और करीब पहुंच जाएंगे और आपको इंग्लिश बोलने में बड़ी आसानी होगी। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और इस क्लास की मदद से आपको इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी और भी आसानी होगी। अगली क्लास में मैं आपको ऐसे ही कुछ यूजफुल एक्सप्रेशंस या इससे भी अच्छे एक्सप्रेशंस बताने की कोशिश करूँगा। आपको दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, तो अब टाइम चाहे जो भी लग जाए मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।